गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन में जो है टाइट्रेशन। तो टाइट्रेशन, इसमें टाइट्रेशन होता क्या है, टाइट्रेशन के टाइप क्या हैं, किस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं इसके, किस तरह से हम इसके न्यूमेरिकल कैलकुलेट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं बेटा। बिल्कुल बेसिक टर्म से लेके आपको इसमें सिखाया जाएगा। तो आप देखिए, तो बात करते हैं रिडॉक्स टाइट्रेशन। तो रिडॉक्स टाइट्रेशन बोल दो या सिंपल टाइट्रेशन भी आप बोल सकते हैं बेटा। अगर रिडॉक्स टाइट्रेशन बोला तो उसमें रिडॉक्स रिएक्शन ही टेक्स प्लेस होगी। अगर सिंपल टाइट्रेशन है तो उसमें क्या होगा आपके पास, मींस कोई भी नॉन रिडॉक्स रिएक्शन भी उसमें इंक्लूड हो जाएंगे बेटा आपके पास। ठीक है, तो टाइट्रेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस इन विच स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, और ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? हुज कंसंट्रेशन इज नोन, जिसकी कंसंट्रेशन नोन हो उसे क्या कहते हैं हम? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहते हैं बेटा। इज अलाउ टू रिएक्ट विद गिवन सॉल्यूशन ऑफ अननोन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में आपकी मोलैरिटी नॉर्मेलिटी कोई भी टर्म आ सकती है बेटा। इज नोन एज टाइट्रेशन, उसे टाइट्रेशन कहा जाता है। ठीक है, अब बेटा ये रिएक्ट कैसे करवाएंगे? मींस ऐसा तो नहीं एक भी में सॉल्यूशन या दूसरे में लिया उनको आपस में मिक्स कर दिया, ऐसा नहीं होता है बेटा। इसको हम क्या करते हैं, एक जो सॉल्यूशन होता है उसको ले लेते हैं ब्यूरेट में। ब्यूरेट अगर आप लैब में गए होंगे तो आपने ब्यूरेट देखी होगी बेटा। मोस्टली जो है हम 50 ml की ब्यूरेट यूज करते हैं इसमें बेटा। ये इसका ब्यूरेट स्टैंड हो गया। ठीक है, और यहाँ पे कॉर्क लगा होता है, यहाँ पे जो है इसका स्टॉप कॉर्क होता है ताकि इसको आप ओपन और क्लोज कर सकें ब्यूरेट को। और 50 सेंटीमीटर इस तरह से इसमें आके पास जो है मेंशन होती है, जो इसकी वॉल्यूम होती है किस तरह से, जैसे यहाँ से जीरो, यहाँ से स्टार्ट होता है जीरो, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से अप टू 50 ml की होती है बेटा। और इसका नाम क्या बताया मैंने आपको? दैट इज ब्यूरेट। और ये क्या हो गया आपके पास? दैट इज ब्यूरेट स्टैंड। और अब यहाँ पे सॉल्यूशन को जो आप मिक्स करेंगे वो किस में मिक्स करेंगे? इसे कहते हैं बेटा टाइट्रेशन फ्लास्क। टाइट्रेशन फ्लास्क या कोनिकल फ्लास्क भी बोल देते हैं बेटा इसको, कोनिकल फ्लास्क। ठीक है, अब एक सॉल्यूशन आप जो है ब्यूरेट में लेते हैं, यहाँ पे आपने सॉल्यूशन ले लिया बेटा, और एक सॉल्यूशन आप इसमें लेते हैं बेटा। ठीक, और फिर आप क्या करेंगे यहां से, तो जो सॉल्यूशन आप ब्यूरेट में लेते हैं उसे कहते हैं टाइट्रेंट, और जिसे आप टाइट्रेशन फ्लास्क में लेते हैं उसे लेते हैं एनालाइट। एनालाइट का मतलब जिसकी एनालिसिस होती है बेटा। तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं। सबसे पहले आता है टाइट्रेंट। टाइट्रेंट क्या होता है बेटा? द सॉल्यूशन which is taken in ब्यूरेट, जो सॉल्यूशन ब्यूरेट में लिया जाता है दैट इज कॉल्ड टाइट्रेंट। अब इसके बाद आता है एनालाइट।
एनालाइट क्या होता है हमारे पास? द सॉल्यूशन विच इज टेकन इन कोनिकल और टाइट्रेशन फ्लास्क, दैट इज कॉल्ड एनालाइट। ठीक है, अब बेटे हम क्या करते हैं, जैसे आपने यहां पे टाइट्रेंट ले लिया और इसमें एनालाइट ले लिया, तो एनालाइट में हम क्या करते हैं कि भाई कुछ और सब्सटेंस ऐड कर देते हैं, जैसे उसे कहते हैं इंडिकेटर। आपने नाम भी सुना होगा, 10th में पढ़ा होगा इंडिकेटर। ये गाड़ियों में भी इंडिकेटर लगा होता है। उसका मतलब क्या होता है, जो कोई चीज को इंडिकेट करे। गाड़ी में जो इंडिकेटर होता है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, किसको इंडिकेट करता है? डायरेक्शन को, कि आप कौन सी डायरेक्शन में गाड़ी को टर्न करना चाहते हैं, किस डायरेक्शन में आप जाना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड इंडिकेटर। अब बेटा इंडिकेटर जो आप एनालाइट में मिक्स करते हैं, ठीक है, काम किस काम आता है जो इंडिकेटर है आपका? द सब्सटेंस which is used to determine the end point। और ये एंड पॉइंट क्या है बेटा? एंड पॉइंट हो गया जब टाइट्रेंट और एनालाइट कंप्लीटली रिएक्ट हो जाते हैं बेटा, तो उस पॉइंट को एंड पॉइंट कहते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। तो बेसिकली हम दो टाइप के इंडिकेटर यूज करते हैं। एक आता है इंटरनल इंडिकेटर और दूसरा होता है एक्सटर्नल इंडिकेटर। इंटरनल इंडिकेटर की बात करें तो मीन्स ऐसा इंडिकेटर होता है जिसको डायरेक्टली हम किस में मिक्स कर देते हैं बेटा, डायरेक्टली उसको मिक्स किया जाता है, दैट इज इन एनालाइट। ठीक है, द इंडिकेटर which is directly mixed in the, किस में मिक्स करते हैं बेटा? एनालाइट, एनालाइट में मिक्स करते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे मान लो फिनोफ्थेलिन, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, ये जो इंडिकेटर हैं ये इंटरनल इंडिकेटर काम करते हैं बेटा। ये क्या है? आर यूज्ड फॉर एसिड बेस टाइट्रेशन। ठीक है, और दूसरा आता है बेटा आपके पास एक्सटर्नल इंडिकेटर। एक्सटर्नल इंडिकेटर, तो जैसे नाम से पता चला एक्सटर्नल इंडिकेटर का मतलब क्या हुआ कि ऐसा इंडिकेटर जिसको किस में मिक्स नहीं करते बेटा, एनालाइट में मिक्स नहीं किया जाता, बट एक्सटर्नली हम उसको यूज करते हैं। तो देखिए कैसे क्या रहेगा इसमें, द इंडिकेटर which is not mixed in titration flask with एनालाइट, जिसको टाइट्रेशन फ्लास्क में एनालाइट के साथ मिक्स नहीं किया जाता है। तो बेटा ये कैसे इंडिकेटर फिर यूज कर सकते हैं हम? जैसे मान लो लैब में हमने टाइल्स देखी होगी, टाइल्स रखी होंगी, उनमें क्या करेंगे, पहले इंडिकेटर लगा देंगे, इंडिकेटर की ड्रॉप लगा देंगे इस तरह से। आप ये लगा दी बेटा, आपने ड्रॉप लगा दी, ये क्या आ गया आपके पास? एक्सटर्नल इंडिकेटर ड्रॉप, ड्रॉप्स, ये सारी जो है बेटा आपके पास। अब क्या करेंगे, जैसे ही आप जो है यहां से टाइट्रेंट को एनालाइट में मिक्स करना शुरू करेंगे, तो कुछ टाइम बाद आप इसको स्टॉप करेंगे। उसके बाद ग्लास रॉड इसमें डीप करके ग्लास रॉड को जो है
ग्लास रॉड को यहाँ पे रख देंगे, जैसे इसके ऊपर रख दिया आपने, कोई चेंज नहीं आया। अब दोबारा जो है उसमें मिक्स करेंगे, फिर दोबारा इसमें रखेंगे, कोई चेंज नहीं है, दोबारा इसमें रखेंगे, कोई चेंज नहीं आया। तो इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा इसमें अमाउंट जो है इसमें डालते जाएंगे टाइट्रेंट का एनालाइट में। फिर यहाँ पे जो है इस एनालाइट का जो मिक्सचर बना इसका ड्रॉप लेके यहाँ पे इंडिकेटर के ऊपर रखते जाएंगे। और जब आपके पास इसमें क्या होगा, कलर चेंज आ जाएगा, कलर चेंज आ जाएगा, तो वो आप क्या बोलोगे कि ये इसका एंड पॉइंट हो गया बेटा। और इसका एग्जांपल जो एक्सटर्नल इंडिकेटर का, तो इसमें देखिए बेटा आप एग्जांपल देख लीजिए इसमें। तो इसका एग्जांपल जो पोटासियम फेरोसाइनाइड, पोटासियम फेरोसाइनाइड is used as a indicator for potassium dichromate titration, potassium dichromate titration। क्लियर है? तो ये बेटा एक्सटर्नल इंडिकेटर जो है वो एज ए एक्सटर्नल इंडिकेटर काम करता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारे पास, दैट इज एंड पॉइंट कह लो, एंड पॉइंट या इक्विवेलेंस पॉइंट। इट इज द पॉइंट व्हेन टू सब्सटेंस, ये सब्सटेंस बेटा आपका क्या है, एसिड बेस ये भी होता है, या ऑक्सीडेंट रिडक्टेंट, ऑक्सीडेंट रिडक्टेंट रिएक्ट कंप्लीटली इन ए रिडॉक्स रिएक्शन। कि किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में जब आपके पास कोई भी दो सब्सटेंस जो आपस में सॉल्यूशन फॉर्म में होने चाहिए, आपस में रिएक्ट करते हैं, तो उस पॉइंट को कहते हैं बेटा एंड पॉइंट। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाएगा बेटा आपके पास टाइप्स ऑफ रिडॉक्स टाइट्रेशन। ठीक है, तो जो पहला टाइप है बेटा दैट इज पोटासियम परमैंगनेट टाइट्रेशन। पोटासियम परमैंगनेट टाइट्रेशन, तो ये जो टाइट्रेशन है बेटा, इन दिस टाइट्रेशन पोटासियम परमैंगनेट, और पोटासियम परमैंगनेट का फॉर्मूला आपको पता ही है, KMnO4 act as oxidizing agent for substance like oxalic acid, Mohr salt, सोडियम थायोसल्फेट, एटसेट्रा। ठीक है, तो इनके लिए जो है ये एज ए क्या बेटा, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मीन्स इनकी क्या कर देता है, वो ऑक्सीडेशन कर देता है। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, सपोज आपको दे दिया बेटा MnO4 नेगेटिव है, प्लस में जो मोहर सॉल्ट है उसमें Fe जो है उसकी ऑक्सीडेशन होती है। मोहर सॉल्ट में आयरन जो है वो प्रेजेंट होता है Fe2 पॉजिटिव की फॉर्म में बेटा। और अगर मान लो हम एज ए मीडियम कौन सा ले रहे हैं, एसिडिक अगर मीडियम लेंगे, अब ये चीज आपको बेटा ध्यान रखनी है कि पोटासियम परमैंगनेट है, अगर एसिडिक मीडियम लिया है तो वो चेंज होगा बेटा Mn2 पॉजिटिव में प्लस, और दूसरा आ जाएगा जो आयरन है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है ऑलरेडी, तो ये ऑक्सीडाइज होना का मतलब है ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज होना। तो यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन नंबर है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा बेटा, +3 में हो जाएगा। तो ये आपके पास रिडॉक्स रिएक्शन जो है इसमें बन चुकी है। अब आपने क्या करना है, इस रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पे MnO4 नेगेटिव में Mn का जो ऑक्सीडेशन नंबर है बेटा वो दैट इज +7,
देखो मैंने सिखाया भी था आपको, +7 से जा रहा है बेटा 2 में, तो आपके पास जो चेंज आया वो कितने का चेंज आ रहा है, दैट इज 5 का चेंज आ रहा है। और दूसरा देखिए आप Fe2 पॉजिटिव है, ये Fe3 पॉजिटिव भी चेंज हो रहा है बेटा, तो यहाँ पे कितने का चेंज हुआ, 1 का चेंज हुआ। देखो मैं आपको बता ही दूं, MnO4 नेगेटिव, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज बाई 5 से डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे बेटा ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाई 1, तो यह 1 से हो रहा है बेटा। तो अब क्या करना है, हमने 5 और 1 में से सुटेबल नंबर निकाल के दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मींस इस ऊपर कर देंगे हम मल्टीप्लाई, Fe को करेंगे 5 से और नीचे Mn वाले टर्म को करेंगे 1 से। तो देखिए आपके पास क्या आएगा बेटा, यही चीज आपको मैंने बैलेंसिंग में सिखाई थी, MnO4 नेगेटिव प्लस Fe2 पॉजिटिव, कितना लगा देंगे यहाँ पे 5 प्लस H पॉजिटिव गिव Mn2 पॉजिटिव प्लस 5 Fe3 पॉजिटिव। ठीक है बेटा, ये हो गया। अब इसके बाद क्या था, ऑक्सीजन को बैलेंस करने का रहता है भाई। ऑक्सीजन कितनी आ रही है बेटा, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब है 4H2। बताया भी था आपको कि वाटर मॉलिक्यूल से जो है हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। अब हाइड्रोजन आ रहे हैं 8 है बेटा, तो यहाँ पे क्या लगा लेंगे आप, 8 लगा लेंगे। तो देखिए ये जो इक्वेशन है आपके पास, ये बैलेंस हो चुकी है बेटा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और इसी तरह से बेटा आपके पास जैसे मान लो दूसरा जो हमने इसमें एग्जांपल लिया, MnO4 नेगेटिव प्लस ऑक्सिलिक एसिड या ऑक्सिलेट आयन ले लिया आपने। यहाँ पे ऑक्सिलेट आयन का फॉर्मूला होता है C2O4 2 नेगेटिव। तो ये जो चेंज होगा बेटा Mn2 पॉजिटिव प्लस ऑक्सिलिक एसिड चेंज होगा CO2 में, ऑक्सिलेट आयन जो है, तो CO2 में चेंज हो जाएगा प्लस H2O। और यहां पे क्या लेंगे आप बेटा, H पॉजिटिव लेंगे। अब बैलेंसिंग का देख लो, 5 का चेंज है तो यहाँ पे आप 5 से मल्टीप्लाई करें बेटा, यहाँ 10 हो जाएगा जब बैलेंस करेंगे। और इसको 2 से कर ले, क्योंकि ऑक्सिलेट में यहाँ पे +3 था, +4 में चेंज हो रहा है बेटा, तो 2 का चेंज आया, इसलिए इसको 2 से और इसको 5 से मल्टीप्लाई किया। अब आता है ऑक्सीजन को बैलेंस करने का बेटा। तो इस साइड अगर ऑक्सीजन देखोगे आप 20 और 28 हो गई, और यहाँ पे सिर्फ कितने आ रहे हैं 20, और कितने ले लेंगे यहाँ पे 8H2 हो जाएगा। हाइड्रोजन देखिए 16, तो यहाँ पे आप 16H पॉजिटिव आ जाएगा आपके पास। तो ये इक्वेशन आपके पास बैलेंस हो चुकी है। देखिए ये एक चीज आपको बता देता हूँ कौन किस में चेंज होता है, फिर आपके लिए इजी रहेगा। देखिए इसमें